नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम संतोष है। तो चलिए अब यह कहानी संतोष जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग यह कहानी सुन रहे हैं उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें और आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर भेजें ताकि मुझे भी यह एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन पर यकीन कर पाना हमारे लिए भी नामुमकिन सा हो जाता है और हम लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। अक्सर जब हम लोग ऐसी कोई डरावनी बात किसी और के मुंह से सुनते हैं तो हम लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं और उसे यह कहकर टाल देते हैं कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है या फिर वह इंसान हमें डराने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। मैं भी पहले बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। सच कहूं तो मुझे इन भूत प्रेत या आत्माओं जैसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं पढ़ा लिखा था, शहर में रहता था और मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न थी। मुझे लगता था कि यह सब गांव देहात की पुरानी बातें हैं जिनका आज के जमाने में कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा यही मानता था कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। लेकिन आज से लगभग 3 साल पहले मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ जो हुआ, उसके बाद से मेरी यह सोच पूरी तरह से बदल गई। उस एक रात ने मुझे यह यकीन करने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वह हमारे आसपास ही मौजूद होती है और वह इतनी ताकतवर है कि हमारी सोच से भी परे है। यह बात उस समय की है जब मैं और मेरा दोस्त विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। विक्रम मेरा सिर्फ दोस्त नहीं था बल्कि वह मेरे बचपन का साथी था। हम लोग एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे और हमारी पढ़ाई भी लगभग एक साथ ही हुई थी। नौकरी भी हमें एक ही कंपनी में मिल गई थी। यह बस एक इत्तेफाक ही था। विक्रम मुझसे थोड़ा अलग था। वह बहुत बिंदास और बेफिक्र रहने वाला इंसान था। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, या शायद वह यह दिखाना नहीं चाहता था कि उसे डर लगता है। वह हर बात को मजाक में उड़ा देता था। दूसरी तरफ मैं थोड़ा शांत रहने वाला और हर चीज को 2 बार सोचने वाला इंसान था। शायद इसीलिए हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी। हमारी कंपनी इंडस्ट्रियल मशीनरी का काम करती थी, जिसके चलते हमारा काम ज्यादातर फील्ड का ही रहता था। हमें अक्सर कंपनी के काम से अलग अलग शहरों में फैक्ट्रियों और बड़े प्लांट्स में मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था। उस दिन भी हम लोगों को कंपनी की तरफ से एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जयपुर से दिल्ली जाने के लिए कहा गया था। दरअसल हम लोगों को यह सूचना थोड़ी देर से मिली थी। हुआ यह था कि शाम का वक्त था और हम लोग ऑफिस से निकलने की तैयारी ही कर रहे थे। तभी हमारे बॉस के पास दिल्ली के एक बहुत बड़े क्लाइंट का फोन आया। वह क्लाइंट बुरी तरह से भड़का हुआ था। हमारी जो टीम पहले से दिल्ली में थी, उसने शायद कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। क्लाइंट ने साफ साफ कह दिया था कि वह हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है। बॉस इस बात पर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने गुस्से में आकर उस पूरी टीम को वापस जयपुर बुला लिया था और हमें यानी मुझे और विक्रम को तुरंत दिल्ली के लिए रवाना होने को कहा था। बॉस का कहना था कि यह क्लाइंट हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए और सिर्फ हम दोनों ही जाकर इस मामले को संभाल सकते हैं। यह बात हमें शाम के लगभग 6 बजे पता चली थी। ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल था। हमारे पास ट्रेन या बस का टिकट बुक करने का भी समय नहीं था। हमने ऑनलाइन चेक किया तो ज्यादातर ट्रेनें या तो निकल चुकी थीं या उनमें कोई सीट खाली नहीं थी, और अगर हम बस से जाने का सोचते तो उसका मतलब था कि हम अगले दिन दोपहर से पहले किसी भी हाल में दिल्ली नहीं पहुंच पाते, जबकि हमें अगले दिन सुबह 10 बजे हर हाल में दिल्ली ऑफिस में पहुंचना था और 11 बजे उस क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग फिक्स कर दी गई थी। सिचुएशन काफी तनाव वाली थी। मैं अपने केबिन में बैठा यही सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी विक्रम मेरे पास आया और बोला कि यार, संतोष इतना टेंशन क्यों ले रहा है। मैंने कहा, टेंशन नहीं लूं तो क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कि सुबह तक दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। इसी वजह से मैंने और विक्रम ने यह फैसला किया
कि हम लोग रात को ही विक्रम की कार से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। विक्रम के पास एक पुरानी कार थी जिसे वह बहुत संभाल कर रखता था। मैंने उससे कहा कि यार विक्रम, रात को ड्राइविंग करना ठीक रहेगा। सफर कोई छोटा मोटा नहीं है, कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे और हम दोनों ही सुबह से काम करके थके हुए हैं। लेकिन विक्रम ने मेरी बात नहीं मानी। वह बोला कि अरे यार, तू टेंशन मत ले, रात को हाईवे पर गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। सड़क बिल्कुल खाली मिलेगी, कोई ट्रैफिक नहीं होगा और हम सुबह 4 से 5 बजे तक आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। विक्रम को रात में गाड़ी चलाने का काफी अच्छा तजुर्बा था और वह अक्सर लंबे सफर पर रात में ही निकलना पसंद करता था। हम लोगों ने सोचा था कि हम रात को आराम से 9 से 10 बजे तक निकलेंगे और सुबह 4 से 5 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और फिर किसी होटल में थोड़ा आराम करके मीटिंग के लिए चले जाएंगे। मुझे उसका यह प्लान थोड़ा रिस्की लग रहा था, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। हम दोनों जल्दी से अपने अपने घर गए। मैंने घर जाकर बस 10 मिनट में एक छोटा सा बैग पैक किया और अपनी माँ को बताया कि जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है। हम लोग रात के लगभग 10 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विक्रम गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। हम लोग कार में तेज आवाज में गाने सुनते हुए जा रहे थे और अपनी पुरानी बातों को याद करके हंस रहे थे। विक्रम हमेशा की तरह अपने दफ्तर के किस्से सुना रहा था और मैं बस उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि उस रात हमारा यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। हम लोग हाईवे पर थे और गाड़ी भी अच्छी रफ्तार में चल रही थी। रात के लगभग 1 बज चुके थे और जैसा विक्रम ने कहा था, सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई थी। हाईवे पर हमारी गाड़ी के अलावा शायद ही कोई दूसरी गाड़ी चल रही थी। कभी कभार कोई तेज रफ्तार ट्रक हमें पास देता हुआ निकल जाता था, जिसकी हेडलाइट की रोशनी हमारी आंखों में चुभ जाती थी। उस सन्नाटे में हमारी गाड़ी के इंजन की आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। उस वक्त तक हम दोनों को हल्की फुल्की भूख लगने लगी थी। हम लोगों ने जल्दबाजी में रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया था। मैंने तो घर से बस 1 कप चाय ही पी थी। विक्रम को तो हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने की आदत थी। अगर उसे टाइम पर खाना ना मिले तो वह चिड़चिड़ा हो जाता था। उसने कार का म्यूजिक प्लेयर धीमा किया और मुझसे कहा कि यार संतोष, कहीं पर कोई ढाबा दिखाई दे तो गाड़ी रोक लेना। मुझे चाय पीने की बहुत तेज तलब हो रही है और भूख भी लग रही है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैंने डैशबोर्ड पर देखा। हम लोग जयपुर से काफी दूर निकल आए थे और अब आसपास कोई बड़ा शहर या कस्बा नहीं था। सिर्फ हाईवे और उसके दोनों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने उससे कहा कि भाई, इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर हमें कौन सा ढाबा खुला मिलेगा? ये कोई शहर नहीं है जहां दुकानें खुली रहें। बेहतर है कि हम लोग चलते रहें और सुबह दिल्ली पहुंचकर ही कुछ खा पी लेंगे। अभी कुछ भारी खा लिया तो नींद आने लगेगी और तू अकेला ही गाड़ी चला रहा है। मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं है, लेकिन विक्रम थोड़ा जिद्दी किस्म का था, जैसा मैंने आपको बताया था। वह मुझसे कहने लगा कि नहीं यार, मुझसे अब गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। मेरा सिर दर्द करने लगा है और अगर मुझे चाय नहीं मिली तो मैं यहीं गाड़ी रोककर सो जाऊंगा। मैं जानता था कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन मैं यह भी जानता था कि वह बिना चाय पिए मानेगा नहीं। उसकी यह आदत पुरानी थी। मैंने कहा कि ठीक है भाई, जैसे ही कोई ढाबा दिखेगा मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो मुझसे मत कहना। हम लोग अगले 15-20 मिनट तक खामोशी से चलते रहे। मेरी नजरें अब सड़क के किनारे किसी ढाबे के बोर्ड को ही तलाश रही थी। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ या खाली खेत ही नजर आ रहे थे। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि अब सुबह से पहले कुछ नहीं मिलने वाला। तभी थोड़ी दूर आगे चलकर हम लोगों को सड़क के किनारे एक छोटी सी रोशनी टिमटिमाता हुई दिखाई दी। जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचे तो देखा कि वह एक छोटा सा ढाबा था। वह ढाबा काफी पुराना और जर्जर हालत में लग रहा था। उसके बाहर एक लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर शायद ढाबे का नाम लिखा था, लेकिन वह इतना पुराना और धुंधला था कि पढ़ा नहीं जा रहा था। ढाबे के ऊपर बस एक ही पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में वहां रखी 2-3 चारपाइयां ही दिख रही थीं। ढाबा बिल्कुल सुनसान पड़ा था। वहां हमारे अलावा और कोई नहीं था। मुझे वह जगह देखकर ही थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने विक्रम से कहा कि यार, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, यहां रुकना सही होगा। देख, यहां कोई भी नहीं है, लगता है यह बंद हो चुका है। लेकिन उस वक्त विक्रम को सिर्फ खाने से मतलब था। उसे चाय की तलब इतनी जोर से लगी थी कि उसने मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया।
उसने गाड़ी उस ढाबे के सामने ले जाकर रोक दी। हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे। गाड़ी से बाहर निकलते ही एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। हाईवे पर से अब कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी। ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपने खुद के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। हम लोग धीरे धीरे चलकर उस ढाबे के पास पहुंचे। वहां जो चारपाइयां पड़ी थीं, वे भी टूटी फूटी थीं। हम लोग ढाबे के अंदर जो एक छोटा सा छप्पर जैसा बना हुआ था, वहां पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो शायद उस ढाबे का मालिक था। वह एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी पीठ हमारी तरफ थी। विक्रम ने आगे बढ़कर उसे आवाज दी, ए बाबा, ओ बाबा जी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हमारी आवाज सुनते ही वह बूढ़ा आदमी जैसे नींद से जागा हो। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन हमारी तरफ घुमाई। उस पीली रोशनी में उसका चेहरा देखकर मैं एक पल के लिए डर ही गया। उसका चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थीं और वह हमें बड़ी ही अजीब तरीके से घूर रहा था। हम लोगों ने उससे पूछा कि बाबा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? उस बूढ़े आदमी ने हमारी तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखा। वह कुछ बोला नहीं, बस हमें घूरता रहा। कुछ पल की खामोशी के बाद वह एक बहुत ही भारी और दबी हुई आवाज में बोला, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? यह सड़क रात के वक्त सफर करने के लिए ठीक नहीं है। हम लोगों ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। विक्रम हंसकर बोला, अरे बाबा जी, आप भी क्या बात कर रहे हो? हम लोग सेल्स वाले हैं, हमें डर नहीं लगता। आप तो बस ये बताओ कि खाने में क्या है और चाय मिलेगी या नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा कि खाने को तो कुछ नहीं है, बस चाय मिल जाएगी। हम लोगों ने कहा कि ठीक है बाबा, आप बस 2 कप कड़क सी चाय ही बना दो और कुछ बिस्किट दे देना। वह बूढ़ा आदमी अंदर गया और थोड़ी देर में चाय और बिस्किट ले आया। जब तक हम लोग चाय पी रहे थे, वह बूढ़ा आदमी बस हमें ही घूरता जा रहा था। उसकी नजरें काफी डरावनी लग रही थीं। विक्रम ने उससे पूछा कि बाबा, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हमने कोई गलती कर दी है? इस पर वह बूढ़ा आदमी बोला कि बेटा, तुम लोगों ने गलती नहीं, गुनाह किया है जो तुम इस सड़क पर इतनी रात को निकले हो। यह सड़क अच्छी नहीं है। यहाँ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं और लोग कहते हैं कि इस सड़क पर किसी चुड़ैल का साया है जो रात के वक्त अकेले सफर करने वालों को अपना शिकार बनाती है। उसकी यह बात सुनकर मैं तो थोड़ा डर गया था, लेकिन विक्रम हंसने लगा और कहने लगा कि बाबा, आप भी कौन से जमाने की बातें कर रहे हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता, यह सब बस मन का वहम है। हम लोगों ने जल्दी से चाय खत्म की और उसको पैसे देकर वहां से निकलने लगे। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने लगे तो उस बूढ़े आदमी ने हमें पीछे से आवाज दी और कहा कि बेटा, अगर रास्ते में कोई औरत तुमसे लिफ्ट मांगे तो भूलकर भी गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। हम लोग उस बूढ़े की बातों का मजाक बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। विक्रम कह रहा था कि देखा कैसे डरा रहा था, वह बुढ़ा लगता है, उसका सामान नहीं बिका होगा, इसीलिए वह हम पर गुस्सा निकाल रहा था। हम लोग अभी उस ढाबे से लगभग 15 से 20 किलोमीटर ही आगे आए होंगे कि तभी मुझे सड़क के किनारे कोई सफेद साड़ी में खड़ा हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे हमारी गाड़ी नजदीक पहुंची तो हमें दिखा कि वह एक औरत थी जो सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर हाथ दे रही थी। उस वक्त रात के लगभग 2:30 बज रहे थे और उस सुनसान सड़क पर एक औरत को यूं अकेले खड़ा देखकर हम दोनों को ही बड़ा अजीब लगा। विक्रम ने मुझसे पूछा कि क्या करें। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आ गई और मैंने विक्रम से कहा कि भाई, गाड़ी मत रोकना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन विक्रम शायद यह दिखाना चाहता था कि वह डरता नहीं है। उसने कहा कि अरे यार, हो सकता है बेचारी किसी मुसीबत में हो, हमें मदद करनी चाहिए। यह कहकर उसने गाड़ी उस औरत के पास जाकर रोक दी। मैं उसे मना करता रहा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उस औरत से पूछा कि क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? वह औरत कुछ नहीं बोली। उसने बस अपनी उंगली से आगे की तरफ इशारा कर दिया, जैसे वह कहना चाह रही हो कि उसे आगे जाना है। उसका चेहरा उसकी साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था, इसलिए हम लोग उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। विक्रम ने मुझसे कहा कि यार, लगता है यह बेचारी बोल नहीं सकती या शायद बहुत डरी हुई है। चल इसे आगे आने वाले गांव तक छोड़ देते हैं। मैंने उसे फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और उसने पीछे का दरवाजा खोल दिया। वह औरत धीरे धीरे चलकर आई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका पूरी गाड़ी के अंदर फैल गया। मुझे एक अजीब सी बदबू भी महसूस हुई, जैसे किसी जानवर के मरने के बाद आती है।
मैंने विक्रम की तरफ देखा, लेकिन वह शायद उस बूढ़े आदमी को गलत साबित करने के जोश में था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना मैं कुछ बोल रहा था और ना ही विक्रम। बस उस औरत के बैठने की वजह से गाड़ी का माहौल काफी अजीब और बोझिल सा हो गया था। मुझे बार बार उस बूढ़े की बातें याद आ रही थीं। मैंने हिम्मत करके गाड़ी के अंदर वाले शीशे से पीछे देखने की कोशिश की, जिसमें हम पीछे का नजारा देख सकते हैं। जब मैंने उस शीशे में देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वह औरत बिल्कुल सीधी बैठी हुई है और उसका चेहरा अभी भी उस पल्लू से ढका हुआ है। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद मैं ही फालतू में डर रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर उस औरत के पैरों पर गई, जो मुझे उस शीशे में हल्के से दिखाई दे रहे थे। उसके पैर देखकर मेरा खून ही जम गया। उस औरत के पैर सीधे नहीं बल्कि उल्टे थे। उसकी एड़ियां आगे की तरफ थीं और पंजे पीछे की तरफ। ये देखते ही मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को काबू में रखा। मैं बुरी तरीके से कांपने लगा था। मेरे माथे पर पसीना आ गया था। विक्रम गाड़ी चलाते हुए मुझसे कुछ कह रहा था, लेकिन मेरे कानों में उसकी कोई भी आवाज नहीं जा रही थी। मेरी आंखें तो बस उस शीशे पर ही टिकी हुई थीं। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उस औरत ने अपना सिर हल्का सा उठाया है। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था। उस औरत ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर से वह पल्लू हटाया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा किसी औरत का नहीं बल्कि किसी भयानक चीज का था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्कुल लाल थीं, जैसे उनमें खून भरा हो। उसका पूरा चेहरा जला हुआ और बिगड़ा हुआ था और वह अपने भयानक दांतों को दिखाते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उस भयानक चेहरे को देखकर जैसे पत्थर का बन गया था। मेरी जुबान मेरे गले में ही अटक गई थी और मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी बोलती जैसे बंद हो गई थी। मेरे पूरे शरीर में ऐसी कंपी छूट गई थी जैसी कड़ाके की ठंड में भी ना छूटे। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में खून जम गया है। मैं अपनी सीट पर बिल्कुल सीधा अकड़ गया था। मेरी आंखें उस शीशे पर गड़ गई थीं। मैं चाहकर भी अपनी नजरें वहां से नहीं हटा पा रहा था। वह चेहरा इतना भयानक था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसका पूरा चेहरा जैसे किसी तेजाब में झुलस गया हो। जगह जगह से मांस गला हुआ सा लटक रहा था और उन जख्मों से खून की जगह कोई काला काला सा पानी रिस रहा था। उसकी आंखें जो थीं वह किसी इंसान की आंखें नहीं थीं। वह बिल्कुल बड़ी बड़ी थीं और उनमें पुतलियों की जगह बस लाल रंग के अंगारे जल रहे थे। वह मुझे ही घूर रही थी और उसके होंठ वह जैसे कटे हुए थे और जब वह मुस्कुरा रही थी तो उसके पीले और नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। और वह बदबू, वह जो सड़े हुए जानवर जैसी बदबू हमें गाड़ी में उसके बैठते ही महसूस हुई थी, वह अब इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मुझे उबकाई आने लगी थी। गाड़ी के अंदर की हवा जैसे भारी हो गई थी और वह ठंड, गाड़ी का हीटर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे इतनी ठंड लग रही थी जितनी मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बर्फ के टुकड़े के अंदर बैठ गए हों। विक्रम उस वक्त भी शायद गाड़ी चलाने में मगन था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारी गाड़ी में इस वक्त हमारे पीछे कौन बैठा है। वह शायद सड़क पर ध्यान दे रहा था या फिर मेरी हालत से बेखबर था। उसने मुझसे कुछ कहा भी, लेकिन मेरे कानों तक उसकी कोई आवाज नहीं पहुंची। मेरी सुनने की ताकत जैसे खत्म हो गई थी। मेरा ध्यान तो बस उस शीशे पर अटका हुआ था। वह भयानक चुड़ैल अभी भी मेरी तरफ देखकर उसी डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे डर का मजा ले रही हो, जैसे वह जानती हो कि मैंने उसे देख लिया है। उसकी वह मुस्कान जैसे कह रही हो कि अब तुम मेरा शिकार हो। मैं अपनी सीट से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। मुझे पसीना आने लगा था। सर्दी का मौसम होने के बावजूद मेरे माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थीं। मेरा पूरा कुप सीने से तर हो गया था। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा कोई वहम है। शायद मैं उस बूढ़े आदमी की बातों के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा था कि मेरा दिमाग ही मेरे साथ खेल खेल रहा है। शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं या मुझे नींद आ रही है। मैंने मन ही मन भगवान को याद करना शुरू कर दिया। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे मैं सब कुछ भूल गया था। मेरे दिमाग में बस उस बूढ़े आदमी की बातें और वह भयानक चेहरा ही घूम रहा था। मैंने कुछ सेकंड बाद जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो वह अभी भी वहीं थी। वह बिल्कुल वैसी ही बैठी थी
और वैसे ही मुझे घूर रही थी। उसकी वह लाल आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थीं। अब मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। मैं समझ गया था कि यह मेरा वहम नहीं है, यह सच है। वह बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। तभी विक्रम का ध्यान मेरी तरफ गया। शायद उसने मेरी घबराहट को या मेरे पसीने को देख लिया था। मेरी हालत देखकर वह थोड़ा घबरा गया। उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, अरे संतोष, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है, तू इतना पसीना पसीना क्यों हो रहा है और कांप क्यों रहा है? क्या हुआ भाई? मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। मैं बस उस शीशे की तरफ देख रहा था। मैंने अपने कांपते हुए हाथ से शीशे की तरफ इशारा करने की कोशिश की। मेरी उंगली भी ठीक से नहीं उठ रही थी। विक्रम को शायद लगा कि मैं पीछे बैठी उस औरत की वजह से असहज महसूस कर रहा हूं। उसे लगा कि मैं शायद इसीलिए घबरा रहा हूं कि एक अजनबी औरत हमारी गाड़ी में बैठी है। वह मेरी घबराहट का असली कारण नहीं समझ पाया था। वह हंसकर कहने लगा, अरे यार, तू भी ना बस इतनी सी बात से डर गया। एक औरत ही तो बैठी है, बस थोड़ी देर की बात है। आगे वाला कस्बा आते ही हम इन्हें उतार देंगे। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? यह कहकर उसने खुद पीछे की तरफ मुड़कर उस औरत से पूछने की कोशिश की, मैडम, आपको कहाँ उतरना है? आगे एक छोटा कस्बा आने वाला है, क्या हम आपको वहीं छोड़ दें? जैसे ही विक्रम ने यह बात कहने के लिए पीछे की तरफ मुड़कर देखा, उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। मैं तो सिर्फ गाड़ी के अंदर वाले शीशे में उसका चेहरा देख रहा था, लेकिन विक्रम ने तो उसे पूरा आमने सामने देख लिया था। पता नहीं उस चुड़ैल ने उसे अपना कौन सा भयानक रूप दिखा दिया था। विक्रम की चीख इतनी तेज थी कि मेरी खुद की रूह कांप गई। वह डर के मारे बुरी तरह से उछल पड़ा था। उसका पैर शायद घबराहट से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पड़ गया था। गाड़ी एकदम से आगे की तरफ झूम उठी। विक्रम ने घबराहट में गाड़ी का स्टीयरिंग इतनी जोर से घुमा दिया कि हमारी कार उस सुनसान सड़क पर बुरी तरह से लहराने लगी। गाड़ी कभी दाएं जा रही थी तो कभी बाएं। मुझे लगा कि बस अब हम गए, गाड़ी पलट ही जाएगी। वह भयानक चीज जो अब तक औरत के रूप में पीछे बैठी थी, अब वह अपनी असली आवाज में हंसने लगी थी। वह कोई हंसी नहीं थी, वह एक भारी और मर्दानी आवाज में जैसे कोई गुर्रा रहा हो। उसकी वह आवाज पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। वह इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर ही किसी का भी दिल बैठ जाए। मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमारी इस बेबसी और डर का मजा ले रही हो। विक्रम पागलों की तरह गाड़ी को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह स्टीयरिंग को कभी इधर घुमाता तो कभी उधर। वह बस एक ही बात चिल्ला रहा था, यह क्या है संतोष? यह क्या है? बचा ले भाई, यह हमें मार डालेगी। उसकी आवाज में इतना डर था जितना मैंने उसकी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह विक्रम जो किसी चीज से नहीं डरता था, आज उसकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब थी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो अपनी सीट पर जैसे जम ही गया था। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था। मैं ना हिल पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। तभी उस चुड़ैल ने जो पीछे बैठी थी अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ किसी इंसान का हाथ नहीं लग रहा था। वह लंबा और काला था। उसकी उंगलियां बहुत पतली और लंबी थीं और उनके नाखून किसी जानवर की तरह बहुत बड़े और पैने थे। उस हाथ पर कोई खाल नहीं थी, बस काली काली नसें दिख रही थीं। उसने अपना वह भयानक हाथ मेरी बगल वाली सीट पर बैठे विक्रम के कंधे पर रख दिया। जैसे ही उस ठंडे और भयानक हाथ ने विक्रम को छुआ, विक्रम ने एक और जोरदार चीख मारी। यह चीख पहले वाली से भी ज्यादा दर्दनाक थी। ऐसा लगा जैसे उस हाथ के छूते ही उसकी सारी जान निकल गई हो। उस छुअन के साथ ही गाड़ी पर से उसका कंट्रोल पूरी तरह से छूट गया। हमारी कार उस सुनसान हाईवे पर तेज रफ्तार में घूमती हुई सड़क के किनारे लगे एक बड़े से पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वह पेड़ तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। गाड़ी के उस पेड़ से टकराने की एक बहुत ही जोरदार आवाज आई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे बस विक्रम की आखिरी चीख ही सुनाई दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं बेहोश हो गया था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक उस टूटी हुई गाड़ी में बेहोश पड़ा रहा। शायद कुछ मिनट या शायद कुछ घंटे। वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं हो रहा था। मेरी आंखें जब खुली तो मेरे चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूं और मेरे साथ हुआ क्या है। मेरा सिर बुरी तरह से घूम रहा था और एक अजीब सी भन्नाहट हो रही थी, जैसे मेरे कानों में कोई जोर जोर से सीटी बजा रहा हो। जैसे ही मैंने होश में आने की कोशिश की,
मेरे सिर के पिछले हिस्से में एक तेज दर्द की लहर उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर बहुत जोर से कोई भारी चीज मार दी हो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा था। मुझे अपनी नाक में वही भयानक बदबू आ रही थी, वही सड़े हुए जानवर जैसी बदबू जो उस औरत के गाड़ी में बैठते ही हमें महसूस हुई थी। वह बदबू अब इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि मेरा दम घुट रहा था और मेरे मुंह में मुझे अपने ही खून का नमकीन सा स्वाद महसूस हो रहा था। मेरा होंठ शायद कट गया था। मेरे कानों में वही अजीब सी साइये साइये की आवाज हो रही थी। उस आवाज के अलावा और कोई भी आवाज नहीं थी। हाईवे का वह सन्नाटा अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें पूरी तरह से खोलने की कोशिश की। जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वह गाड़ी के डैशबोर्ड की टूटी हुई बत्तियों से आ रही थी, जो अजीब तरीके से टिमटिमा रही थी। मेरी नजर सामने के शीशे पर गई। वह शीशा पूरी तरह से टूट चुका था। उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया था और बाकी के शीशे पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गई थीं। हमारी गाड़ी की एक हेडलाइट शायद अभी भी जल रही थी, क्योंकि बाहर की तरफ पेड़ों पर एक पीली सी कमजोर रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपने शरीर को हरकत दी, मेरी पसलियों में एक तेज दर्द उठा। मेरा सीना दुख रहा था। मेरा जो सीट बेल्ट था वह मेरी छाती में बुरी तरह से चुभ गया था। मुझे तब याद आया, वह टक्कर, वह पेड़, वह भयानक हंसी, वह सब कुछ एक झटके में मेरे दिमाग में घूम गया। विक्रम, मेरे मुंह से बस यही निकला। मेरी आवाज बहुत ही कमजोर और दबी हुई सी निकली थी, जैसे मेरे गले में जान ही न बची हो। मैंने अपना सिर घुमाने की कोशिश की। मेरी गर्दन बुरी तरह से अकड़ गई थी। मैंने दर्द को बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे अपनी बगल वाली सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी। विक्रम वहां नहीं था। ड्राइवर वाली सीट बिल्कुल खाली थी। मेरी तरफ का दरवाजा तो शायद जाम हो गया था, लेकिन विक्रम की तरफ का दरवाजा वह वहां था ही नहीं। वह टक्कर में शायद उखड़कर कहीं दूर जा गिरा था। वह जगह जहां विक्रम को होना चाहिए था, वहां बस एक खालीपन था और उस खाली जगह से बाहर का अंधेरा अंदर झांक रहा था। यह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद वह टक्कर लगने पर गाड़ी से बाहर गिर गया होगा। मैंने उसे फिर से आवाज लगाई, इस बार थोड़ी जोर से, विक्रम, विक्रम भाई तू कहां है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मेरी आवाज ही उस सन्नाटे में गूंज कर रह गई। अब मैं बुरी तरह से घबरा गया था। मेरे दिमाग में उस चुड़ैल का ख्याल नहीं था। मेरे दिमाग में बस मेरा दोस्त था। तभी मेरी नजर पीछे वाली सीट पर गई। वह भयानक चुड़ैल भी वहां नहीं थी। गाड़ी में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मुझे उसे ढूंढना था। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से अपने सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश की। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं उस बेल्ट के बटन को दबा ही नहीं पा रहा था। मेरी उंगलियां जैसे मेरा साथ नहीं दे रही थीं। मैंने 2-3 बार कोशिश की। आखिरकार एक झटके के साथ वह सीट बेल्ट खुल गया। सीट बेल्ट खुलते ही मैं आगे की तरफ स्टीयरिंग पर गिर पड़ा। मेरे सिर में फिर से वही तेज दर्द उठा। मैंने खुद को संभाला। मुझे गाड़ी से बाहर निकलना था। मैंने अपनी तरफ के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। मैंने हैंडल खींचा, धक्का मारा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वह टक्कर में बुरी तरह से पिचक गया था और जाम हो गया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे विक्रम की तरफ से ही बाहर निकलना था। मैं किसी तरह घिसटता हुआ अपनी सीट से हटा। मैंने अपना पैर गियर स्टिक के ऊपर से दूसरी तरफ करने की कोशिश की। मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। मेरी एक टांग शायद बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, क्योंकि जैसे ही मैंने उस पर जोर डाला, एक चीख मेरे मुंह से निकलते निकलते बची। मैं किसी तरह लड़खड़ाता हुआ उस टूटी हुई ड्राइवर सीट के ऊपर से होता हुआ उस खाली जगह पर पहुंचा जहां से दरवाजा गायब था। मैं गाड़ी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे पसीने से भीगे हुए बदन से टकराया और मैं कांप गया। मैं गाड़ी के सहारे ही खड़ा रहा। मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी। मैं वहीं जमीन पर गिरते गिरते बचा। हमारी कार का अगला हिस्सा उस बड़े से पेड़ में बुरी तरह से धंस गया था। उसका इंजन शायद अभी भी चालू था, क्योंकि उसमें से भाप और धुआं निकल रहा था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि इस हादसे में किसी का बचना नामुमकिन था, लेकिन मैं बच गया था। पर विक्रम कहाँ था? मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मुझे अपना फोन ढूंढना था। शायद वह मेरी जेब में ही था। भगवान का शुक्र था कि वह उस टक्कर में बच गया था। उसकी स्क्रीन थोड़ी टूट गई थी, लेकिन वह काम कर रहा था। मैंने कांपते हाथों से उसकी फ्लैशलाइट जलाई। वह खेत शायद किसी ज्वार या बाजरे का था, क्योंकि उसके पौधे काफी ऊंचे ऊंचे थे और इतने घने थे
कि मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी भी कुछ ही दूर जाकर जैसे खत्म हो जा रही थी। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि मुझे अपने हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। बस उन घसीटने के निशानों का ही सहारा था जो मुझे उस अंधेरे में रास्ता दिखा रहे थे। मेरे पैर कांप रहे थे और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन घने पौधों के पीछे से मुझे देख रहा है। हवा भी अजीब तरीके से चल रही थी, जिससे वह पौधे हिलते तो एक सरसराहट की आवाज होती जो उस सन्नाटे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैं बार बार विक्रम का नाम पुकार रहा था, लेकिन मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आ रहा था। बस थोड़ी थोड़ी देर में मुझे उसके कराने की आवाज सुनाई दे जाती थी, जो अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझसे और दूर जाती जा रही है। मैं उन घसीटने के निशानों के सहारे लगभग 10-15 मिनट तक उस खेत में अंदर चलता रहा। वह निशान बिल्कुल सीधे नहीं थे, बल्कि टेढ़े मेढ़े जा रहे थे, जैसे कि विक्रम ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की हो। मुझे रास्ते में कई जगह खून के धब्बे भी दिखाई दिए, जिन्हें देखकर मेरा दिल और बैठा जा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं बस भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन घने पौधों के बीच भागना भी नामुमकिन था। चलते चलते मैं खेत के बीचों बीच एक थोड़ी सी खुली जगह पर पहुंच गया। वहां पर कोई फसल नहीं थी, बस एक पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। वह झोपड़ी इतनी जर्जर हालत में थी कि लग रहा था कि बस अब गिरी की तब गिरी। उन घसीटने के निशान सीधे उस झोपड़ी के दरवाजे तक जा रहे थे। झोपड़ी का दरवाजा भी आधा टूटा हुआ था और उसमें से किसी तरह की कोई रोशनी नहीं आ रही थी। मुझे फिर से विक्रम के कराने की आवाज सुनाई दी और इस बार वह आवाज उस झोपड़ी के अंदर से ही आई थी। मैं समझ गया कि वह चुड़ैल विक्रम को उसी झोपड़ी के अंदर ले गई है। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं उस झोपड़ी के अंदर जाने से बुरी तरह डर रहा था। मुझे उस बूढ़े आदमी की बातें याद आ रही थीं कि वह चुड़ैल लोगों को अपना शिकार बनाती है। मुझे लगा कि शायद यह मेरे दोस्त को फंसाने के बाद अब मुझे फंसाने की कोई चाल है। लेकिन फिर मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। मैं उसे इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को उस टूटे हुए दरवाजे पर फोकस किया और धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मैं उस टूटे फूटे दरवाजे पर खड़ा बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे दिमाग में एक ही वक्त पर दो बातें चल रही थीं। एक तरफ तो मेरा दिल कह रहा था कि भाग जा संतोष, भाग जा वरना तू भी मारा जाएगा, ये कोई चाल है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दोस्त विक्रम की वह दर्द भरी कराने की आवाज मुझे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपने दोस्त को इस हाल में यहां अकेला छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाऊं। आखिर वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया। मैंने अपने कांपते हुए हाथ से उस टूटे हुए दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। वह दरवाजा पहले से ही आधा टूटा हुआ था और मेरे धक्का देते ही एक तेज चरचराहट की आवाज के साथ और ज्यादा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उस झोपड़ी के अंदर से एक इतनी भयानक सड़ी हुई बदबू का झोंका आया कि मेरा दम ही घुटने लगा। वह बदबू ऐसी थी जैसे किसी जानवर की लाश कई दिनों से एक ही जगह पर पड़ी पड़ी सड़ गई हो। मुझे उबकाई आने लगी, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को रोका। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को उस अंधेरी झोपड़ी के अंदर घुमाया। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा था। वह झोपड़ी अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से खाली भी नहीं थी। एक कोने में मिट्टी के कुछ टूटे हुए घड़े पड़े थे और दूसरी तरफ शायद कुछ पुरानी बोरियां पड़ी थीं, जो अब गल चुकी थीं। झोपड़ी की छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी, जिसमें से आसमान के तारे तो नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वह फसल ही इतनी घनी थी कि आसमान ढका हुआ था। मैंने डरते डरते उस झोपड़ी के अंदर अपना पहला कदम रखा। मेरे जूतों के नीचे सूखी पत्तियां और लकड़ी के टुकड़े थे, जिनकी वजह से मेरे हर कदम पर चरमर की आवाज हो रही थी, जो उस सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। विक्रम, विक्रम, तू कहां है भाई? मैंने बहुत ही दबी हुई आवाज में उसे पुकारा। मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। बस मेरे कानों में मेरी खुद की दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। मैंने अपनी फ्लैशलाइट को धीरे धीरे झोपड़ी के चारों तरफ घुमाया। मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह घसीटने के निशान तो झोपड़ी के अंदर तक आए थे, लेकिन अब वह भी उस धूल और कचरे में जैसे गायब हो गए थे। मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है या वह चुड़ैल विक्रम को कहीं और ले गई है। तभी मुझे अपने बिल्कुल पास से ही किसी के सांस लेने की हल्की सी आवाज आई।
मैं डर के मारे उछल पड़ा और मैंने तुरंत अपनी लाइट को उस कोने में घुमाया जहां से वह आवाज आई थी, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। विक्रम विक्रम उसी कोने में दीवार से सटकर बैठा हुआ था। वह अपने घुटनों में अपना सिर छुपाए हुए था और उसके कपड़े कई जगह से फट गए थे और उन पर खून के धब्बे लगे हुए थे। मैं एक पल के लिए सब कुछ भूल गया और भागकर उसके पास गया। विक्रम विक्रम, तू ठीक तो है ना? देख, मैं आ गया हूं, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वह कुछ नहीं बोला, बस उसने एक हल्की सी कराह भरी। चल भाई उठ, हमें यहां से निकलना है। वह चीज यहीं कहीं हो सकती है। मैंने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की। वह बहुत भारी लग रहा था, जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे सहारा दिया। जैसे ही मैंने उसे सहारा देकर थोड़ा सा सीधा किया, उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन जो चेहरा मैंने देखा वह मेरे दोस्त विक्रम का तो था, लेकिन उसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद हो चुकी थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या वहां से हट पाता, उसने मेरी तरफ देखा और वह मुस्कुराने लगा। वह एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मैं डर के मारे उसे छोड़कर पीछे हटने ही वाला था कि तभी मुझे अपने ठीक पीछे उस झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वह वही भारी और डरावनी हंसी थी जो हमने गाड़ी में सुनी थी। मैं समझ गया था, मैं बुरी तरह से फंस चुका था। वह भारी और डरावनी हंसी मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल रही थी। मैं वहीं का वहीं जम गया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पलटकर उस दरवाजे की तरफ देख सकूं। मेरे सामने मेरा दोस्त विक्रम बैठा हुआ था, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, और मेरे ठीक पीछे वह चुड़ैल खड़ी मेरी मौत पर हंस रही थी। मुझे लगा कि बस आज मेरा आखिरी दिन है। मैं बुरी तरह से कांपने लगा था और मेरे मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई थी। तभी मुझे मेरे पीछे से किसी के धीरे धीरे कदम बढ़ाने की आहट सुनाई दी। वह आहट उस झोपड़ी के अंदर की तरफ ही आ रही थी। मैं समझ गया था कि वह अब मेरे बिल्कुल पास आ चुकी है। मेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे बचे खुचे होश भी उड़ा दिए। मेरे सामने जो विक्रम बैठा हुआ था, उसने अपनी उस भयानक मुस्कान के साथ ही धीरे धीरे अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। वह मुझे पकड़ना चाहता था। यह देखते ही मेरे अंदर ना जाने कहां से एक झटके से हिम्मत आई। मुझे लगा कि अगर मैं एक पल भी और यहां रुका तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहां से भागना है। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और बिना पीछे देखे ही उस टूटे हुए दरवाजे की तरफ भागा। मेरी बस यही कोशिश थी कि मैं किसी भी तरह उस झोपड़ी से बाहर निकल जाऊं। जैसे ही मैं उस टूटे हुए दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी बर्फीली दीवार से टकरा गया हूं। मेरे सामने हवा में वही भयानक जला हुआ चेहरा था। वह चुड़ैल उस दरवाजे के बीचों बीच खड़ी मेरा रास्ता रोके हुए थी, और अब वह हंस नहीं रही थी, बल्कि मुझे गुस्से से घूर रही थी। उसकी वह लाल आंखें जैसे मेरे अंदर तक देख रही थीं। लेकिन उस वक्त मुझ पर अपनी जान बचाने का भूत सवार था। मैं चीख पड़ा और मैंने अपने दोनों हाथों से उसे जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ जैसे हवा में से निकल गया। वह कोई जीती जागती चीज नहीं थी, वह एक साया था। मैं उसके शरीर के आर पार होता हुआ उस झोपड़ी से बाहर निकल गया, और बाहर निकलते ही मैं बुरी तरह से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं घिसटता हुआ उठा और वापस उसी घने खेत में पागलों की तरह भागने लगा जिस रास्ते से मैं आया था। मुझे बस किसी भी तरह उस हाईवे पर वापस पहुंचना था। मुझे अपने पीछे से विक्रम की एक भयानक चीख और उस चुड़ैल की जोरदार हंसी सुनाई दी। मैं भागते भागते बार बार पीछे देख रहा था। मुझे उन घने पौधों के बीच में से विक्रम का वह सफेद आंखों वाला चेहरा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। वह भी मेरे पीछे भाग रहा था। मैं उस घने खेत में पागलों की तरह भाग रहा था। मेरे फेफड़े जैसे फटने को हो रहे थे। मैं उन ऊंचे ऊंचे पौधों से टकराता हुआ बस आगे की तरफ भागे जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, बस मुझे उस हाईवे पर वापस पहुंचना था। मुझे अपने पीछे से विक्रम के भागने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर लग रहा था, जो बिना रुके मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। उसके भागने की आहट के साथ साथ मुझे उन पौधों के टूटने की आवाज भी आ रही थी। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था
और मेरे पैर अब जवाब देने लगे थे। भागते भागते मैं कई बार गिरा भी, लेकिन मैं फौरन उठकर फिर से भागने लगता था। मुझे पता था कि अगर मैं एक पल के लिए भी रुका तो वह मुझे पकड़ लेगा। मेरी आंखों के सामने बस मौत नाच रही थी। मुझे बार बार विक्रम का वह सफेद आंखों वाला चेहरा और वह भयानक मुस्कान याद आ रही थी। तभी भागते भागते मेरा पैर किसी पत्थर या लकड़ी के टुकड़े से टकराया और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ में जो मोबाइल था वह मेरे हाथ से छूटकर कहीं दूर उस घनी फसल में जा गिरा और उसकी लाइट भी बंद हो गई। अब चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा छा गया था। मैं उस अंधेरे में जैसे अंधा हो गया था। मेरे गिरने की वजह से मेरे घुटने भी बुरी तरह से छिल गए थे और उनमें से खून निकलने लगा था। मैं दर्द के मारे कराह उठा, लेकिन जैसे ही मेरे कराने की आवाज निकली, मेरे पीछे से आ रही वह भागने की आहट भी रुक गई। मैं समझ गया था कि उसने मुझे सुन लिया है। मैं वहीं जमीन पर पड़ा हुआ अपनी सांसों को रोकने की कोशिश करने लगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं विक्रम को मेरे दिल की धड़कन ही ना सुनाई दे जाए। चारों तरफ अब मौत से भी ज्यादा सन्नाटा था। बस हवा के चलने से उन पौधों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वह मुझे खो चुका है। मैं वहीं पड़ा पड़ा रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मुझे उन पौधों के बीच से किसी के धीरे धीरे चलकर मेरी तरफ ही आने की आहट सुनाई दी। वह आहट बहुत धीमी थी, जैसे कोई दबे पांव शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। मैं समझ गया था कि वह मेरे बिल्कुल पास है। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी मुझे अपने बिल्कुल सामने उन घने पौधों के हिलने की आवाज आई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, विक्रम का वह भयानक चेहरा उन पौधों के बीच से निकला और उसने एक झटके में मेरे गिरेबान को पकड़ लिया। वह अब भी मुस्कुरा रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा कि मेरी गर्दन की हड्डी ही टूट जाएगी। उसने मुझे एक झटके से जमीन से ऊपर उठाया, जैसे मैं कोई खिलौना हूं। मैं उसके हाथों में छटपटाने लगा, लेकिन मेरी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। वह मुझे घूरते हुए धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाने लगा। मैं समझ गया था कि वह मुझे मारने वाला है। मैं उसकी पकड़ में बुरी तरह से छटपटा रहा था और वह अपनी उन्हीं सफेद आंखों से मुझे घूरता हुआ अपना दूसरा हाथ मेरी गर्दन की तरफ ला रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मुझे लगा कि बस अब मैं मरने वाला हूं। मेरे हाथ पैर हवा में झूल रहे थे। मैं अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जैसे लोहे का बन गया था। तभी ना जाने क्या हुआ कि छटपटाते हुए मेरा हाथ मेरी ही छाती पर गया, जहां मेरी मां का दिया हुआ एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट मेरी चेन में पड़ा रहता था, जिसे मैं हमेशा अपनी शर्ट के अंदर छुपा कर रखता था। जैसे ही मेरा हाथ उस लॉकेट पर पड़ा, मुझे ना जाने कहां से एक ख्याल आया। मैंने उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अपनी पूरी ताकत से जो मेरे अंदर बची हुई थी, मैंने उस लॉकेट को विक्रम के उस हाथ पर दबा दिया जिसने मेरा गिरेबान पकड़ा हुआ था। जैसे ही वह लॉकेट उसके हाथ से छुआ, एक भयानक चीख उस पूरे खेत में गूंज उठी। वह चीख विक्रम की नहीं थी, वह उसी भारी और मर्दानी आवाज वाली चीख थी। उस चीख के साथ ही विक्रम के शरीर को एक इतना तेज झटका लगा जैसे उसे किसी ने जोर से करंट लगा दिया हो। उसकी पकड़ मेरे गिरेबान पर से ढीली पड़ गई और उसने मुझे छोड़कर अपने दोनों हाथों से अपना वह हाथ पकड़ लिया जिस पर मैंने वह लॉकेट छुआया था। वह बुरी तरह से तड़प रहा था और उस घने अंधेरे में भी मैं देख सकता था कि जिस जगह पर वह लॉकेट छुआ था वहां से धुआं निकल रहा था। वह जमीन पर गिर गया और किसी घायल जानवर की तरह तड़पने लगा। मैं यह सब देखकर एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, लेकिन तभी मुझे उस झोपड़ी की तरफ से उस चुड़ैल के गुस्से में चीखने की आवाज सुनाई दी। यह सुनते ही मेरे होश ठिकाने आए। मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास भागने का यह आखिरी मौका है। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। मैं फौरन उठा और बिना एक बार भी पीछे मुड़े उस खेत में वापस भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि हाईवे किस तरफ है। मैं बस उस घने अंधेरे में भागता जा रहा था। मुझे अपने पीछे से विक्रम के तड़पने की और उस चुड़ैल के गुस्से में चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की। मैं शायद 15-20 मिनट तक पागलों की तरह भागता रहा। भागते भागते मैं कब उस खेत से बाहर निकलकर वापस उस हाईवे पर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सड़क पर आते ही धड़ाम से गिर पड़ा और मैं इतनी बुरी तरह से हाँफ रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। मैं वहीं सड़क पर पड़ा पड़ा आसमान की तरफ देखने लगा।
रात का अंधेरा अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। शायद सुबह होने वाली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या विक्रम, क्या वह अभी भी उस खेत में था? क्या वह बच पाएगा? यह सब सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने दोस्त को उस नर्क में अकेला छोड़कर आ गया था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस जा सकूं। मैं वहीं सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद, लेकिन मुझे किसी के ट्रक के रुकने की आवाज आई और किसी ने मुझे झिंझोड़कर उठाया। वह शायद कोई ट्रक ड्राइवर था। मेरी हालत देखकर वह घबरा गया था। उसने मुझे उठाया और अपने ट्रक में बैठाया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस मैं उस खेत की तरफ इशारा कर रहा था। उसने मुझे पानी पिलाया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ। मैंने उसे टूटे फूटे शब्दों में सब कुछ बताने की कोशिश की। वह मेरी बात सुनकर पहले तो डरा, लेकिन फिर उसने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ गई। उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए। मैंने उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो उस रात मेरे साथ हुआ था। पुलिस वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद एक्सीडेंट की वजह से मैं सदमे में हूं। वह लोग मुझे लेकर उस खेत में गए। सुबह की हल्की रोशनी हो चुकी थी। हम उस झोपड़ी तक भी गए। वह झोपड़ी बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। न विक्रम, न वह चुड़ैल। बस वहां मिट्टी के टूटे घड़े पड़े थे। पुलिस ने पूरा खेत छान मारा, लेकिन उन्हें विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला। ना ही उन्हें वह घसीटने के निशान मिले और ना ही खून के धब्बे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां रात को कुछ हुआ ही नहीं था। बस हमारी वह टूटी हुई कार उस पेड़ से टकराई खड़ी थी, जो इस बात का सबूत थी कि हादसा हुआ था। पुलिस ने कई दिनों तक विक्रम की तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। वह जैसे हवा में ही गायब हो गया हो। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मुझे कई रातों तक विक्रम का वह सफेद आंखों वाला चेहरा सपनों में आता रहा। मुझे आज भी वह बूढ़ा आदमी और उसकी वह बातें याद हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस रात विक्रम के साथ क्या हुआ। क्या वह चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई, या वह भी? खैर, मैं नहीं जानता। इस हादसे को आज 3 साल हो गए हैं। मैंने वह नौकरी छोड़ दी है और मैं मुरादाबाद वापस आ गया हूं, लेकिन मैं आज भी उस रात को नहीं भूला हूं। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी रात के वक्त किसी सुनसान हाईवे पर सफर नहीं किया है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। विनोद गुरुंग भाई दुबई से, गोरखा भाई नेपाल से, मजीद भाई मालदीव से, अली भाई बंगलोर से, गोल्डी भाई पंजाब से, मुकेश गुज्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, वीरेंद्र विराट भाई बेगमपुर हरियाणा से, भूपेन चौधरी भाई गुवाहाटी से, फुद्धिकौर भाई पंजाब से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, महावीर भाई राजस्थान से, फहाद भाई पाकिस्तान से, ऐसा था जियाना, अहमद अहियाना, आलिया हमदून और अहमद हमदून, रशीद भाई मालदीव से, अमृत गुरुंग भाई नेपाल से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, स्नेहा जी महाराष्ट्र से, मुकेश भाई राउरकेला से, शानो जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, सफीक भाई सऊदी अरब से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, निहारिका जी ओडिशा से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्नाराम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडे भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से,
अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, पूरन चंद बलोत्रा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडे भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू, छाबी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जीतेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, इंदू पाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना अयान जाफिराहा, इम्तेज भाई डबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।